हेलो एवरीवन, मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जो भी जनरल टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया था और जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में भी पढ़ लिया था। आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो पशुओं का शारीरिक तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और उनकी गर्भधारण अवधि कितनी होती है, गर्भकाल कितने दिन का होता है ना, प्यूबर्टी क्या होती है और मधुचक्कर क्या होता है और मधुकाल क्या होता है, इन सभी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा, देखिएगा। आज अपन बात करते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है पशुओं का शारीरिक तापमान। पशुओं का क्या है भैया? शारीरिक तापमान। शारीरिक तापमान की अपन बात करेंगे और गर्भधारण अवधि की अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, अपन चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहली चीज, पशुओं का तापमान। देखो, पशुओं के तापमान की अगर अपन बात करें तो अलग अलग पशुओं का डिग्री सेल्सियस में अलग अलग होता है और फ़ारेनहाइट में अलग अलग होता है। क्लियर? तो अपन बता सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में कितना कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। देखिए अपन बात करते हैं गाय की। सबसे पहले अपन बात करें गाय का, तो गाय की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो शरीर का तापमान होता है, वो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया? 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए तो आपको पता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए सूत्र आता है और वो सूत्र क्या होता है? फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, यहाँ सेल्सियस आएगा, है ना, प्लस में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, प्लस में 32 आ जाएगा। ओके, प्लस में 32। ये फॉर्मूला होता है अपने किसकी बात करें अपन? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 9/5 सेल्सियस प्लस 32, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? ये। और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए अपन जो फॉर्मूला काम में लेते हैं, सेल्सियस बराबर 5/9। कितना आ जाएगा? 5/9। और कितना आ जाएगा भैया? F-32। कितना आ जाएगा? F-32। तो ये फॉर्मूला किसके लिए काम में लिया जाता है? अगर इस फॉर्मूले की अपन बात करें तो ये फॉर्मूला तो सेल्सियस में बदलने के लिए और ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। तो अपन यहाँ पे जितना भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्सियस का मान यहाँ पे रख लेंगे, बड़ा 5 का भाग दे देंगे, प्लस में उसमें 32 कर देंगे। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बता सकते हैं? अब देखिए, इधर अपन बात करते हैं पशुओं के, तो गाय की बात करें तो गाय की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है भैया? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस की बात करें तो गाय की अपेक्षा भैंस के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हल्का सा कम होता है। इसकी अपन बात करें तो भैंस की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया? 37.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भैंस के बॉडी का टेम्परेचर होता है। बकरी की बात करें तो बकरी की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? बकरी के शरीर का तापमान होता है। फिर ऐसे ही अपन भेड़ की बात करें तो भेड़ की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 38.9 डिग्री होता है सेल्सियस में। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 102। कितना हो जाता है भैया? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे ही ऊँट की बात करें तो ऊँट का अगर मॉर्निंग में 6 बजे टेम्परेचर देखा जाए, मॉर्निंग में 6 बजे अगर ऊँट की बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही टेम्परेचर अगर शाम को 6 बजे देखा जाए, क्योंकि दिन भर की गर्मी का अवशोषण कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ह्यूमन के बराबर, मनुष्य की बॉडी के बराबर ऊँट की बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है शाम को 6 बजे। क्लियर? अगर इसको अपन फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो मॉर्निंग में 6 बजे तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इवनिंग में 6 बजे की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है भैया?
अपने जो ऊंट होता है, ऊंट की बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर। फिर सुअर की बात करते हैं तो सुअर की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 39.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर अपन बात करें इसकी फ़ारेनहाइट में तो 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं मुर्गी की। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर अगर पक्षियों में बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर पशुओं में वैसे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो बकरी का होता है ना। और सबसे कम अगर पशुओं में बात करें तो ऊंट की बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। दूसरी बात, ऐसे यहाँ पे अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है भैया? सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो होता है मुर्गी का। किसका होता है? मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मुर्गी की बॉडी के टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इसका जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत शानदार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अगर सबसे कम की बात कर लें तो सबसे कम अपना किसका होता है भैया? सबसे कम। क्लियर। सबसे कम होता है अपने ऊंट का। क्लियर। बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम ऊंट का होता है और सबसे ज़्यादा बात करें तो मुर्गी का। अगर पशुओं में सबसे ज़्यादा बात कर लें तो अपने बकरी की बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपके काम में आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके। और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ओके। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए जो फॉर्मूला होता है C बराबर 5/9 F माइनस 32। क्लियर। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं गाय भैंस की नाड़ी गति। ठीक है। नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है? कॉक्सिजियल धमनी द्वारा। किसके द्वारा? नाड़ी गति अपन कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा ज्ञात करते हैं। और खच्चर की जो नाड़ी गति होती है मैक्सिलरी, देखो ये कॉक्सिजियल जो धमनी आती है गाय भैंस में, आपने देखा होगा पूंछ के नीचे, जो गाय भैंस की पूंछ होती है, पूंछ के नीचे एक मुलायम भाग आता है और वहां पे आपको एक वैन फुदकती हुई दिखाई देती है, वो उसकी नाड़ी गति बताती है। वो गाय भैंस की क्या बताती है अपन को? नाड़ी गति बताती है। क्लियर। दूसरी बात करें मैक्सिलरी। ठीक है। मैक्सिलरी के द्वारा अगर अपन बात करें तो गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये गर्दन में पाई जाती है। किसमें? मैक्सिलरी जो ना धमनी होती है वो घोड़े की गर्दन में पाई जाती है और वो फुदकती हुई दिखाई देती है, जिसके द्वारा अपन नाड़ी गति उसकी ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट। दूसरी अपन बात करें भेड़ बकरी की, तो भेड़ बकरी और छोटे सुअर की अगर नाड़ी गति की बात करें तो फेमोरल धमनी, जो आगे के जो पैर होते हैं, भेड़ के आगे के पैर होते हैं, उनके अंदर की तरफ ये धमनी पाई जाती है, फेमोरल धमनी पाई जाती है, जिसके द्वारा अपन उनकी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी नाड़ी गति अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ओके। दूसरी अपन बात करते हैं श्वास गति की। अगर गणना श्वास जो अपन बात करें, जो रेस्पिरेशन रेशियो है, श्वसन गति की बात करें तो श्वसन गति की गणना नथुनों पर हाथ रख के, जैसे नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं तो नाक के नीचे अपन यूं हाथ लगाकर काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार वो सांस अंदर ले रहा है और कितनी बार सांस बाहर छोड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? नथुनों के ऊपर या नाक के नीचे वाले भाग पर हाथ रखकर अपन काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार पशु सांस ले रहा है और कितनी बार छोड़ रहा है। ठीक है। तो श्वास गति की गणना नथुनों पर हाथ रखकर निकलने वाली सांस प्रति मिनट गिन ली जाती है। क्लियर। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना, अच्छी तरीके से बताना है। अपन अभी ये भी पढ़ेंगे कि कौन से पशु की नाड़ी गति कितनी होती है और श्वसन गति कितनी होती है। क्लियर। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं परिपक्वता। परिपक्वता यौन अवस्था, ऋतुमय, या इसको बोला जाता है प्यूबर्टी। कहने का मतलब यह है कि जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है, जब पशु प्रजनन योग्य या गर्भ धारण करने योग्य हो जाता है, अर्थात जब मादा पशु में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है और नर पशु में वीर्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? यौनावस्था या फिर प्यूबर्टी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मादा पशुओं में, या अपन कह दे कि पशुओं का प्रजनन योग्य होना कहलाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। अर्थात अपन कहते हैं कि मादाओं में अंडाणु बनना जब शुरू हो जाते हैं और जो नर पशु होते हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। या वीर्य का निर्माण प्रारंभ हो जाता है,
उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, यौनावस्था कहते हैं, या फिर परिपक्वता कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मैच्योरिटी उनमें आ जाती है। क्लियर, जो प्रजनन योग्य जो पशु हो जाते हैं। क्लियर, अर्थात पशुओं में वयस्कता होने का प्रथम लक्षण है प्यूबर्टी। मतलब वयस्क हो गए, मतलब वो जवान हो जाते हैं। ठीक है, उसका प्रथम लक्षण क्या है, प्यूबर्टी, जिसमें पशुओं में जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं एवं गर्भ धारण योग्य हो जाते हैं, जैसे नर में वीर्य निर्माण और मादा पशुओं में अंडाणुओं का बनना। क्लियर, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे अपन बात करते हैं, ये तो हो गया प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद देखो अपन बात करते हैं मध्यकाल। एस्ट्रस पीरियड की बात करें तो मध्यकाल क्या आता है, इस अवधि के दौरान देखो इसमें क्या होता है, जो नर पशु मादा पशु होता है नर के साथ संभोग करने का इच्छुक होता है। ठीक है, इस समय वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और रामने लग जाता है, या अलग प्रकार की अपन कहते हैं कि एक पशु में बिदक बढ़ जाती है, चमकने लग जाता है, ऐसे अपन कहते हैं डर साक भय साक बना रहता है और वो एक उत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, गर्मी में आना, हीट में आना या पाली में आना भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल क्या हो गया, इसके दौरान पशु संभोग का, जो मादा पशु होता है वो संभोग का इच्छुक होता है। क्लियर, मध्यकाल की पहचान हेतु टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। टीजर बुल क्या होता है, नसबंदी किया हुआ सांड होता है। नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहा जाता है भैया, टीजर बुल कहा जाता है, या नसबंदी किए हुए जो नर पशु होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। ओके, तो बता सकते हैं कि मध्यकाल की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। इसको अपन ने बता दिया, पशु का गर्मी में आना या पाली में आना क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। देखो, पशुओं को अगर गर्भित करना तो उपयुक्त समय होता है मध्यकाल की अंतिम अवस्था, जब वो हीट में होती है और लास्ट में वही अब हीट से बाहर जाने वाली है, उस समय इनको गर्भित करने का सबसे अच्छा समय होता है। कि अपन को अगर झुंड में पशु है तो पता नहीं चलेगा कौन से पशु हीट में है या फिर वो मध्यकाल में आ रखा है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं भैया, इस पशु का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि मादा पशु या तो दूसरे पशुओं पे चढ़ने लग जाता है या उस पशु के पास से चला जाता है, तो उसकी पहचान कौन कर लेता है, टीजर बुल, जो नसबंदी किया हुआ सांड के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है। क्लियर, आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं, ये मध्यकाल हो गया। अब बात करें मध्यचक्र। दो मध्यकालों के बीच की अवधि, दो मध्यकाल हो गए, पहला मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल के बीच की जो अवधि होती है ना, जो गर्मी में आता है पशु, उसके पहले की और बाद की जो अवधि होती है उसको क्या बोला जाता है, मध्यचक्र बोला जाता है। मध्यचक्र की जो अंतिम अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, डाइएस्ट्रस। क्या कहा जाता है, डाइएस्ट्रस कहा जाता है। मध्यचक्र की जो अंतिम अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, डाइएस्ट्रस कहा जाता है। क्लियर, आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा गर्भकाल। गर्भ धारण से प्रसव तक का समय। कहने का मतलब यह है कि जैसे मादा के पेट में बच्चा लग जाता है, कहने का मतलब वो संभोग की क्रिया के बाद प्रजनन योग्य हो गया, तो उसमें प्रजनन की जो क्रिया हो गई या संभोग की क्रिया पूर्णतः संपन्न हो गई, उसके बाद से लेकर जब तक पशु बच्चा देता है, ठीक है, बच्चा देने तक का जो समय होता है, अर्थात जितने दिन मादा के पेट में बच्चा या बछड़ा पलता है, उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। देखो, अलग अलग पशुओं में मध्यचक्र अलग अवधि, अलग मध्यचक्र की अवधि अलग होती है, मध्यकाल की अवधि अलग होती है और गर्भकाल की अवधि भी अलग अलग होती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं विभिन्न पशुओं में मध्यचक्र, मध्यकाल और अपन बात करें तो गर्भकाल की अवधि की। देखिएगा, अब अपन चलते हैं आगे। देखो, विभिन्न पालतू पशुओं की बात करें तो इनमें प्रजनन चक्र की बात कर लेते हैं। देखो, पहला अपन ने बताया था प्यूबर्टी या यौनारंभ क्या होता है। अभी अपन ने बता दिया पीछे कि जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। देखिएगा, प्यूबर्टी की बात करें तो गाय होती है वो प्रजनन योग्य 24 से 30 माह में हो जाती है। 24 से 30 माह की उम्र की जो गाय होती है वो प्रजनन योग्य हो जाती है। क्लियर। दूसरी अपन बात करें भैंस की, तो भैंस की जो 30 से 42 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। भैंस कितने में, 30 से लेकर 42 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। ओके, आगे बात करें अपन बकरी। बकरी 15 से 18 माह की उम्र में, 15 से 18 माह की उम्र में प्रजनन योग्य
हो जाती है। दूसरी अपन बात करें भेड़ की तो 15 से 18 माह बकरी के समान ही भेड़ की आयु होती है। 15 से 18 माह की उम्र में भेड़ और बकरी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। फिर दूसरी अपन बात करें ऊंट, देखो सबसे ज्यादा प्रजनन योग्य होने में ऊंट को ही समय लगता है। क्लियर, तो 36 से 48 महीने, 36 से 48 महीने, 3 से 4 वर्ष, कितने, 3 से 4 वर्ष। क्लियर, 3 से 4 वर्ष की आयु में ऊंट क्या होता है, प्रजनन योग्य होता है। ऊंट 3 से 4 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है भैया, प्रजनन योग्य हो जाता है। क्लियर, बता सकते हैं। अब आ जाओ इनमें मधुचक्र की अवधि। मधुचक्र क्या होता है, दो मधुकालों के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, मधुचक्र। देखो बात करें अगर गाय में, तो गाय में जो मधुचक्र होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 21 दिन का। और दूसरा अगर अपन बात करें तो भैंस में भी कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। क्या होता है भैया, मधुचक्र जो अवधि होती है भैंस में भी 21 दिन की होती है। दूसरी अगर अपन बात कर लें कि जो अपनी बकरी होती है, बकरी की बात करें तो बकरी में भी 18 से 21 दिन का क्या होता है भैया, अपने मधुचक्र होता है। दूसरी बात करें भेड़ की तो भेड़ में 15 से 18 दिन का, कितने दिन का, 15 से 18 दिन का मधुचक्र होता है। आगे बात करें ऊंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊंट में जो मधुचक्र अवधि होती है वो 14 दिन की, सबसे कम जो मधुचक्र की अवधि होती है वो अपने किस में होती है, ऊंट में होती है। क्लियर, बता सकते हैं, सबसे कम जो मधुचक्र अवधि होती है वो अपने ऊंट में पाई जाती है। फिर बात करें अपन मधुकाल अवधि, देखो मधुकाल अपन ने क्या बताया था, जिस समय पशु गर्मी में आना या जब पशु संभोग का इच्छुक हो जाता है, उस अवधि को अपन क्या कहते हैं, मधुकाल अवधि कहते हैं। देखिएगा मधुकाल अवधि की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गाय में जो मधुकाल अवधि होती है वो 18 घंटे की होती है। और भैंस में बात करें तो भैंस में मधुकाल अवधि 27 घंटे की होती है। दूसरी अपन बात करें अपने इसमें बकरी में, तो बकरी में 48 से 72 घंटे, 48 से 72 घंटे, ठीक है। घंटे की बात करें तो 48 से 72 घंटे या फिर 2 से 3 दिन की, कितने दिन की होती है, 2 से 3 दिन की। दूसरी अपन बात कर लेते हैं भेड़ में, तो भेड़ में भैया 1 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का क्या पाया जाता है भैया, अपने मधुकाल अवधि पाई जाती है। 1 से 3 दिन की मधुकाल अवधि होती है। हीटिंग जो पीरियड होता है वो 1 से 3 दिन का होता है, अर्थात 12 से 48 घंटे का इसमें क्या पाया जाता है, हीटिंग पीरियड पाया जाता है। अब दूसरी अपन बात कर लेते हैं गर्भकाल, अर्थात मादा पशु के पेट में बच्चा कितने दिन तक रहता है। ठीक है, जैसे अपन मानो मादा की बात करें तो उसके 9 महीने कोख में बच्चा रहता है। वैसे पशुओं की बात करें तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग अवधि तक मादा पशु के पेट में बच्चा रहता है, गर्भकाल अवधि। अगर अपन बात करें सबसे पहले गाय, तो गाय के पेट में बछड़ा 282 दिन तक रहता है। 280 से 282 दिन तक गाय के पेट में बछड़ा रहता है। गर्भकाल कितने दिन का हुआ, 280 से 282 दिन की बात कर लें। दूसरा भैंस की बात करें तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। कितने दिन का भैया, 310 दिन का। बकरी की बात करें तो 148 दिन का होता है और भेड़ की बात करें तो 150 दिन का होता है। क्लियर, भेड़ और बकरी का लगभग समान होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना कम बकरी का होता है, ज्यादा भेड़ का होता है। क्लियर। अगर अपन बात करें ऊंट की, तो ऊंट की गर्भकाल अवधि सबसे ज्यादा होती है। गर्भकाल अवधि बच्चा कितने दिन तक रहता है, 390 से 410 दिन तक। 390 से 410 दिन तक किसमें रहता है भैया, अर्थात अपन कहते हैं ना कई बार, देखो गाय भैंस तो 12 महीने से बच्चा दे देती है, अपन यू नॉर्मली माने तो 10 से 11 महीने में क्या दे देती है, बच्चा दे देती है। अगर भेड़ की बात करें तो भेड़ तो अपने कितने में दे देती है, 5 से 6 महीने में बच्चा दे देती है। ऊंट कितने में भैया, कम से कम ऊंट को 1.5 वर्ष लगते हैं, 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है किसको, ऊंट को बछड़ा देने में। क्लियर, ऊंट को बच्चा देने में। ठीक है, टोरडा जिसको कहा जाता है, ऊंट के बच्चों को क्या कहा जाता है, टोरडा कहा जाता है। क्लियर, अपन इसकी बात कर ले तो सबसे ज्यादा गर्भकाल अवधि किसकी होती है भैया, सबसे ज्यादा गर्भकाल अवधि अपने ऊंट की होती है। क्लियर, बता सकते हैं सबसे ज्यादा जो अवधि होती है गर्भकाल की वो ऊंट की होती है। लेकिन ध्यान रखना ऊंट का जो मधुचक्र होता है वो सबसे छोटा होता है, मधुचक्र छोटा होता है, लेकिन गर्भकाल अवधि सबसे ज्यादा किसकी होती है, अपने ऊंट की होती है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो
इसके बाद देखो ये अपन बात कर लेते हैं यौना सुअर की बात करें तो सुअर में जो गर्भकाल होता है वो 114 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 114 दिन का। वैसे सुअर अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन गर्भकाल अवधि फिर भी अपन ध्यान रख लेते हैं कितने दिन का होता है? 114 दिन का, सबसे कम होता है। सुअर तो 3-4 महीने में क्या दे देते हैं? बच्चे दे देते हैं। क्लियर। मुर्गी की बात करें, देखो मुर्गी में 21 दिन, अंडे से चूजा बाहर आने में कितना समय लगता है? अंडे से चूजा बाहर आने में 21 दिन का समय लगता है। क्लियर। तो वही तो उसकी गर्भकाल अवधि होगी, जब अंडा बाहर आ जाएगा अंडे से चूजा निकलने में 21 दिन का समय लगता है। ठीक है, अंडे में ही तो चूजे का निर्माण होता है, तो अंडे से चूजा बाहर आने में जो समय लगता है वही मुर्गी की क्या आ जाती है? गर्भकाल अवधि आ जाती है। और कितने दिन का होता है भैया? 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन का। तो अच्छी तरीके से आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और भी अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरी क्लासेज अच्छी तरीके से फुल वर्गीकरण के साथ, अपन कह सकते हैं फुल क्लासिफिकेशन के साथ सारी चीज़ों को समझाते हुए, अभी तो जो टर्मिनोलॉजी है और जो जनरल नॉलेज है उसको अपन देख रहे हैं, उसके बाद जो समझाने वाली चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को अपन विस्तार से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आशा करूंगा सभी साथी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी करने वाले हैं वो सभी साथी अपने से जुड़ेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।